मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, राज्यसभा में बीजेपी का मुस्लिम चेहरा, 5 दशकों से भी ज्यादा सियासी अनुभव रखने वाले दिग्गज नेता। मुख्तार अब्बास नकवी हाजिर जवाब हैं। वो पेचीदा मसलों पर साफगोई से बात रखते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि वो बीजेपी के ऐसे मुसलमान नेता हैं जो मुस्लिम मामलों पर बिना लाग लपेट के खुलकर बोलते हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर देश दुनिया में मचे हंगामे की हकीकत क्या है? नुपुर पर बीजेपी ने कार्रवाई में देरी क्यों कर दी? क्या देश के मुसलमान डरे हुए हैं? ज्ञानवापी मसले का समाधान कैसे निकलेगा? क्या देश के कुछ मुस्लिम नेता मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ऐसे ही कई पेचीदा और तीखे सवाल होंगे और सवालों का सामना करने के लिए खुद हाजिर हैं मुख्तार अब्बास नकवी। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। आप एबीपी न्यूज पर हमारा सुपरहिट शो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी शख्सियत है जो राजनीति में जितने अच्छे आप कह लीजिए, मुहावरे कह लीजिए, श्लोक कह लीजिए, दोहे कह लीजिए, तुकबंदी कह लीजिए, ऐसे कहने वाले कम ही लोग मिलते हैं। और आजकल की तारीख में मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो कि बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका मैं स्वागत करूंगा नकवी जी। और क्योंकि ये बड़ा खुशनुमा सा माहौल है, हम सब साथ में बैठे हुए हैं और मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा। आजकल आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जो लोग सियासत में हैं, जो लोग राजनीति में हैं, तो वो तो राजनीति करते हैं 24 घंटे लेकिन मैं जो है सियासत में भी हूँ और सामाजिक कार्य में भी हूँ। तो सामाजिक जो समय हमारे पास मिलता है, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि सामाजिक कार्य करूँ। और ख़ास तौर से मैं दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, जो हमारी स्वदेशी विरासत है उसको कैसे बढ़ावा मिले, उनकी जो विरासत है उसको कैसे मौका मार्केट मिले, जो लुप्त हो रही है उसे कैसे फिर से एक बार जो है इस स्वदेशी से स्वावलंबन के रास्ते पे खड़ा किया जा सके, ये सब करते रहते हैं। ये इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं तो पार्टी ने आपको रीनॉमिनेशन क्यों नहीं दिया? राज्यसभा में कहाँ रह गए? सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी वक्त के इम्तहान और भी हैं, तो इसलिए कोई फिक्र मत करिए आप। जो है वो जो भी है और पार्टी का जो भी निर्णय है वो बेहतरी के लिए होता है। आपकी बड़प्पन है ये नकवी जी, क्योंकि ये माना गया था कि शायद आपको रामपुर से बाई इलेक्शन लड़ाने वाले हैं, इसलिए आपको राज्यसभा नहीं भेज रहे हैं। अब तो रामपुर के लिए भी जो कैंडिडेट सामने है, प्रचार चल रहा है, तो आप लड़ना नहीं चाहते थे क्या? या आपसे ऑफर नहीं किया गया? ये सब सारी चीज़ें मैंने खाली अखबारों में और टेलीविज़न चैनल्स में ही देखी थी। तो मैंने अपनी तरफ से तो, मेरी तरफ से तो कोई ऐसी ना अपेक्षा थी और ना मैंने कहीं कहा था। तो इसलिए चैनल में जो है वो इस तरह के चर्चाएं और चुहल चलती रहती आपने पूछा तो होगा आला कमान से, क्या आपके लिए क्या रोल है पार्टी में? देखिए, पार्टी में रोल, पार्टी क्या देने वाली होती है, पार्टी क्या देती है, ये पूछ के नहीं देती। और मैं पार्टी में आज से नहीं हूँ और मेरी राजनीतिक कैरियर 17 साल से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। प्रदीप जी हैं, विनोद जी हैं, ये सब लोग इसके गवाह हैं। और लगातार जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से शुरुआत करके बीजेपी में भी मैं यूथ विंग में सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, पार्टी में भी सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, स्पोक्स पर्सन, वाइस प्रेसिडेंट, सभी कुछ रहा। चुनाव लड़ा भी, हारा भी, जीता भी, सब कुछ किया है। तो इसलिए जो भी जिस समय भी जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसको कोशिश की है कि ईमानदारी से पूरा करें। और इसमें तो मैं भी अपने अनुभव से बता सकता हूँ, मेरे जीवन का जो पहला राजनीतिक इंटरव्यू मैंने किया था वो आपका। हाँ, मुझे याद है मैं तब जी न्यूज़ में हुआ करता था। पहली बार मैं मिला था आपसे आके। लेकिन नकवी जी, तब से लेकर अब तक के बीच में इसमें कोई दो राय नहीं कि आप ईमानदारी से पार्टी के साथ खड़े रहे, आपने जी जान से पार्टी की सेवा की। आपको लगता है कि इस बार पार्टी आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाई? नहीं, बहुत दिया पार्टी ने। नहीं, इस बार नॉमिनेशन नहीं दिया। अभी तो आपकी उम्र भी नहीं है कुछ। कभी कभी मैं थोड़ा सा आशावादी व्यक्ति हूँ और कभी एक दो तरह की सोच होती है कि हाँ, ये चीज़ हमको नहीं मिली, और ये होता है कि हमें ये जब बहुत कुछ मिला, तो इसलिए बहुत कुछ मिला और जो होगा वो आगे बेहतर होगा। इसीलिए कहा ना, सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी वक्त के इम्तहान और भी है। सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, और उसी और में 2 चुनाव और आने वाले हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। क्या आप उस ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, राष्ट्रपति न मैंने कभी सोचा है, ना उपराष्ट्रपति सोचा है।
ये जो ये जिम्मेदारियां हैं ये अलग अलग लोगों के लिए बनी हुई हैं, उसमें मैं तो नहीं हूँ फिलहाल। नकवी साहब, मैं सीधे ताज़ा विवाद की ओर जाती हूँ। नूपुर शर्मा के बयान को लेकर के विवाद हुआ है। आपको लगता है कि बीजेपी ने, आपकी पार्टी ने और आपकी सरकार ने कार्रवाई करने में देरी की? क्योंकि जब देश में विरोध हो रहा था और जब उलेमाओं की ओर से इस पर आपत्ति जताई जा रही थी, तभी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। देखिए, एक बहुत बड़ा देश है, यूसुफ अंसारी साहब जानते होंगे, इजिप्ट, और अल अज़हर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, बहुत सम्मानित यूनिवर्सिटी है, और इस्लामिक जो दुनिया भर के विद्वान और ज्ञानी लोग हैं वहाँ पे शिक्षा भी लेते हैं और बहुत ही उसका सम्मान है। मैं उस समय बाहर था, मैं लौट के आया तो वहाँ के जो एक बहुत बड़े उलमा हैं उनका मेरे पास फ़ोन आया। मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ब्रदर ये क्या हो रहा है। तब तक मैंने देखा भी नहीं था कि क्या किसने बोला है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बयान आया है। तो उस वक्त मैंने छूटते ही कहा कि ये पार्टी का और सरकार का तो ये रुख हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब मैं जो है वो उस पर अक़ीदा रखता हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान के प्रति मेरा ईमान है और हुब्बुल वतनी मेरा जो है वो कर्तव्य भी है और ईमान भी है। और हमारी अपेक्षा होगी कि कोई भी आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ना कहे, गलत ना बोले जैसे। लेकिन हमारी अपेक्षा ये नहीं होगी कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो संगीता जी भी ये कहें। हम अपमान ना करें, हमारी अपेक्षा केवल इतनी होगी। और उसी तरह से किसी धर्म के देवी देवताओं के बारे में भी किसी को अपमानजनक बात नहीं कहनी चाहिए। मेरा ये सवाल था कि क्या कार्रवाई पहले ही कर देनी चाहिए थी? जो विदेशों से रिएक्शन आया, इतना इंतज़ार करना, जो 10 दिन की देरी हुई, तो उस देरी को अवॉइड किया जा सकता था। अच्छा, आप संगीता जी एक बात बताइए, बीजेपी या सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया था क्या इससे पहले? कार्रवाई की बात आप छोड़िए, किसी ने जस्टिफाई किया होता तो आप कह सकती हैं कार्रवाई में देर हुई। यानी जस्टिफाई न सरकार ने किया न पार्टी ने किया, और जो उपयुक्त था वो किया कार्रवाई, पर देर से किया, ये तो पूछ रही है। नहीं, हम तो कह रहे हैं जस्टिफाई से, बहरीन से, हम ईरान जस्टिफाई से कोई कर देता है, देखिए वो तो ठीक है, जो जस्टिफाई कोई कर देता। अब आप मैं ये जो आपने कहा, मैंने जो कार्रवाई पार्टी ने की राइट टाइम पे की, पार्टी ने उसको किसी तरह से ऑन नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ जो है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, मुझे अफसोस होता है। मैंने कहा कि कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक बात कहेगा, मुझे दुख होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं संगीता जी तुम्हारा सर काट दूंगा। और मैंने तो आज तक नहीं देखा, मैं अगर जो है वो कोई मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति कोई इस तरह की बात करेगा तो वो तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। संगीता जी हैं, पांडे जी हैं, अपने पंकज जी हैं, ये अपने देवी देवताओं को कुछ कह देंगे। आज तक तो मैंने नहीं सुना कि हिंदुत्व से इन्हें बाहर कर दिया गया। तो मुझे लगता है उस तरह का एक, हम ओपन कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ कोई ये संविधान से देश चलता है, ये देश जो है वो किसी शरीयत से नहीं चलेगा। सुन लीजिए पहली बात। अब उसके बाद अलकायदा का आ जाता है रिएक्शन। आप इस्लामिक कंट्री की बात छोड़िए, उन्होंने जो कहा उसके बाद उन्होंने क्लियर भी किया। उसके बाद जो है पाकिस्तान अपना पाखंडी प्रोपेगेंडा जो है वो भारत के ख़िलाफ़ शुरू कर देता है। और अफसोस तब होता है कि जब हमारे यहाँ जो हमारे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं अल-कायदा और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते दिखाई पड़ते हैं। मेरी अपेक्षा ये थी कि अल-कायदा मुसलमानों की हिफाजत नहीं कर सकता, वो मुसीबत है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मुसीबत है, ये समझ लेना चाहिए। या कोई दुनिया का और जो है वो इस देश के, जो दुनिया में जो हिंदुस्तान के लोग में रह रहे हैं, आपको मालूम है जो दुनिया में मुसलमान रह रहे हैं, हर 10 मुसलमान में एक मुसलमान भारत में रह रहा है। हर 10 मुसलमान जो पूरी दुनिया में है, वो महफूज नहीं है क्या? वो सुरक्षित नहीं है क्या?
जो हमें किसी से सुरक्षा लेने की ज़रूरत है? ये जो अपने ही पार्टी प्रवक्ताओं को फ्रिंज एलिमेंट बता देना, ये संयोग था या प्रयोग है? और दूसरा सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप अगर इन भारतीय मुसलमानों की सुन लिए रहते इस मसले पे तो बेहतर होता, लेकिन आपने बाहर के मुसलमानों के दबाव को सुना, उनकी बात मानी, यहाँ की नहीं। देखो भैया, कुछ लोगों की सेकुलर शेरवानी और कम्युनल कारस्तानी ये बहुत मशहूर है, इसलिए जो है वो बहुत उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये देश कहीं किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे देश की जो प्रतिबद्धता है, हमारे पार्टी की जो प्रतिबद्धता है, सरकार की जो प्रतिबद्धता है, वो शुद्ध रूप से समाज के सभी वर्गों के जो धार्मिक भावना है, जो उनके अपने अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति बहुत साफ है। इसमें किसी को हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। प्रवक्ता का शब्द जो है वो पार्टी का स्टैंड माना जाता है, और जो सत्ताधारी पार्टी है तो ये मान लिया जाता है सरकार का स्टैंड होगा। तो क्या आपको लगता नहीं है कि प्रवक्ताओं की, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, जो एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको डूज एंड डोंट्स बताना चाहिए, क्या बोलें क्या न बोलें ये बताना चाहिए, और खासकर क्या न बोलें इसको बताना चाहिए? आप इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं? पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको इस बारे में बहुत स्पष्ट तरीके से दिशा निर्देश भी और पार्टी की लाइन बताई जाती है, हमेशा बताई जाती रही है। कभी कभी उधर से कोई प्रवोक कर रहा है, कभी कभी जो है कोई प्रवक्ता प्रवोक कर देता है, तो कभी कभी कोई जो है वो हमारा एंकर ही प्रवोक कर देगा। उसमें जो स्लिप ऑफ टंग होता है वो बचना चाहिए, और वो कभी कभी फजीहत करता है। लेकिन वो तो आपको भी करते थे हम लोग। हाँ, करते थे वो आप तो शेर सुना देते थे। ठीक है। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, जो आपने बात कही ना, ये खाली एक, वो तो जो उन्होंने कहा उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, ना किया गया। लेकिन ये कोई बहुत ऐसी अचानक नहीं है जो आप देख रहे हैं कि इतने देश के लोग उस पर जो है वो सारी रिएक्शन हो गया, और अलकायदा भी घुस आया, पाकिस्तान तो घुस ही आया था। मोदी जी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसने दिया? सऊदी अरब ने दिया। मोदी जी को जो है वो जो उनका सर्वोच्च एक सम्मान है वो यूनाइटेड अरब अमीरात ने दिया, ईरान ने दिया, इराक ने दिया, कुवैत ने दिया, अफ़गानिस्तान ने दिया, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट ने दिया। ये सारा जो पूरा के पूरा एक माहौल है कि भारत को कैसे बदनाम करो। अब मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग की साजिश का रूप ले चुकी है, मैं कह रहा हूँ अभी भी। इसके पीछे आंतरिक ताकतें हैं, विदेशी ताकतें हैं? हमारे देश में बहुत हैं हमारे दोस्त लोग, विदेशी तो जो होंगे हमारे लोगों, हमारे दोस्तों की मेहरबानियां सर, बहुत हैं। राजनीतिक पार्टी को तो काम है विरोध करना सर। आप भी नहीं, विरोध करना बिल्कुल करना चाहिए, लोकतंत्र की लेकिन ताकत एक बात है। है, ये हम कह रहे हैं विरोध करो, लेकिन भैया जब कभी इस तरह की चीज़ आएगी तो आप, अभी जैसे कहा गया कि साहब भारत का गौरव खत्म हो गया, गरिमा कैसे खत्म हो जाएगी भैया? क्या भारत की कोई गरिमा जो है वो पेड़ की चुड़िया पे बैठी हुई चुड़िया है क्या? किसी ने हिला दिया, उड़ गई? संविधान में तो बराबरी का अधिकार दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या कास्ट, और ये सब कुछ है, आर्टिकल है। इस मामले में पुलिस ने इतनी तत्परता नहीं दिखाई, तो क्या ये संविधान का जो मौलिक अधिकार है बराबरी का और नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेद नहीं करने का, क्या उस रूल का, बेसिक प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं किया दिल्ली पुलिस ने? नहीं, देखिए बेसिक प्रिंसिपल का वायलेशन कहाँ से हो जाएगा? जिसने भी इस तरह की हरकत की, भ्रम और भय का माहौल पैदा किया, अफवाहें फैलाने का माहौल पैदा किया, देश के सौहार्द को और देश के भाईचारे को और शांति को बिगाड़ने का माहौल किया, उसके बारे में पुलिस ने कार्रवाई उपयुक्त समय पे की है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं आपको 1000 घटनाएं, इस समय नहीं है, 1000 घटनाएं मैं बता दूं आपको, जिसमें कि मैं दोनों पक्ष में नहीं हूँ, ना किसी इस्लामिक जो हमारे पैगंबर हैं या जो हमारे महापुरुष हैं उनके किसी को अपमान की इजाज़त है, और ना किसी हिंदू देवता के अपमान की इजाज़त है। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि हमारे, मान लीजिए कि कोई भी आप में से कोई होगा जो वो हिंदुत्व और हिंदू देवी देवताओं को के बारे में टिप्पणी करके अपने को सेकुलर बताता है। किस मुसलमान मैं तो नहीं कर सकता भैया, मैं तो उसी दिन आप निकाल दोगे मुझे, आप जो है उस पर पूरी टीका टिप्पणी करोगे
कि ये देवी इनका ये नहीं था करेक्टर, ये देवता इनका ये करेक्टर नहीं था। तो इसलिए जो है हमें टॉलरेंट एप्टीट्यूड अपनाना पड़ेगा। मैं पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सभी को ये बात सोचनी चाहिए। क्या क्या एक मिनट डिबेट हो रहा हूँ मैं, क्या मैं ठीक पढ़ पा रहा हूँ आपको कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो हिंदू जो है ज़्यादा सहिष्णु हैं, मुस्लिम जो हैं अगर उनके बारे में, उनके मज़हब के बारे में कुछ कहा जाए तो वो असहिष्णु हो जाते हैं, वो ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं? अच्छा आप ये बताओ, मैं आप तो दूर की बात छोड़ो, ज्ञानवापी मंदिर के बारे में बताओ। मुझे 90% जो टेलीविज़न चैनल्स और अखबार हैं या उनके एडिटोरियल हैं वो ओवरऑल अगेंस्ट आए हैं कि साहब ये कहाँ से ये निकाल के लाए और ये वो। मैंने नहीं सुना कि कहीं पे उनको कहा गया होगा कि उसके एडिटर का गला काट देंगे हम। अरे भाई कोई अपनी बात कर रहा है, हाँ अपमान नहीं करने का किसी को हक़ है, मैं फिर बात कह रहा हूँ, इसको अपमान से नहीं जोड़ सकते आप। लेकिन जो है वो आप थोड़ा ओपन माइंड के साथ आप कहते हो कि हम संवैधानिक हमारे अधिकार हैं, अधिकार संविधान में अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी हैं, सहिष्णुता का भी कर्तव्य है उसमें, तो अनेकता में एकता का भी कर्तव्य है हमारा। तो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा कट्टर हैं? नहीं ऐसा कोई मैं नहीं कहता, ऐसा नहीं है कि कोई कट्टर है। सार ये निकल रहा है कट्टर जो है वो कुछ लोग जो है उसका ऐसा उन्होंने स्वरूप बना दिया है कि लगता है कि साहब इस्लाम, अब इस्लाम अलकायदा नहीं है, पहली बात समझ लीजिए। इसीलिए इस्लाम अलकायदा न था, ना है, ना कभी हो सकता है। इस्लाम तालिबान नहीं हो सकता। इस्लाम बहुत ओपन रिलीजन है, मैं तो और उसको आप संकुचित मत बनाइए। मैं तो इस मज़हब को नहीं जानता हूँ, लेकिन सुबह ही जानती हैं, यूसुफ जानते हैं। सुबह ही को पहले पूछता हूँ। जैसे हम मानते हैं हुब्बल वतन मिनल ईमान, यानी कि वतन से मोहब्बत हमारे फेथ का, ईमान का हिस्सा है। तो अभी जो पिछले कुछ दिनों में जो माहौल रहा देश में, जो नुपुर शर्मा वाला जो एपिसोड रहा, उसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेअदबी हुई और देश की भी बहुत बेअदबी हुई। दूसरी बात, नुपुर ने जिन हदीसों में से कोट किया पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो भारत ने तो नहीं लिखी हैं, वो हदीसें लिखी भी ईरान, इराक, सऊदी, तुर्की। तो आज वो लोग भारत की धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये मुसलमान समाज के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग मनन करें, हम लोग रिफॉर्म करने की तरफ एक कदम बढ़ाएं कि प्रॉफिट के बारे में जो ओपिनियन बना रहे हैं लोग, या प्रॉफिट के बारे में अगर गलतफहमी फैल रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारे ही स्क्रिप्चर्स पढ़ के फैल रही है। जो आपने कहा, और कुछ और भी हमारे अपोजिशन पार्टीज़ के लोग या और भी जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान की जो है वो बेइज्जती हो गई। कहाँ से हो गई भाई हिंदुस्तान की बेइज्जती? मतलब एक आप इंडिविजुअल घटना को हिंदुस्तान की बेइज्जती बताएंगे। जब हिंदुस्तान कोई गौरव की बात करेगा, हम आतंकवादियों को घुस घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, तो कहेंगे साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कभी उसको आप नहीं कहेंगे कि हिंदुस्तान का गौरव हो गया। तो मुझे लगता है ये जो एक स्टीरियोटाइप चल गया कि हिंदुस्तान की बहुत बदनामी, बेइज्जती हो गई। क्या किसी देश में, अभी ऑस्ट्रेलिया में इसको लेके एक हंगामा चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया था या कौन सी कंट्री थी मैं भी भूल गया, वहाँ से तो मैंने कभी नहीं सुना कि ये जो चल रहा है वो कोई कार्टून का मुद्दा था, इससे पूरे ऑस्ट्रेलिया को, पूरे विश्व में बदनामी हो गई। ये मन नहीं सोचना चाहिए। ये देश जो है 140 करोड़ का लोगों का देश है, सभी मज़हब के लोग रहते हैं। एक किसी इंडिविजुअल आइसोलेटेड केसेस के कारण देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा, मैं नहीं मानता। जहाँ तक सवाल है नेशनलिस्ट रिफॉर्म का, हाँ, इस्लाम में रिफॉर्म, देखिए इस्लाम तो अपने आप में रिफॉर्म है। इसमें जो है वो आप किसी उलमा से ये बात करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें इसमें मत फंसाइए। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा मुख्तार अब्बास नकवी साहब, अब इसी मंच पे पिछले कुछ हफ्तों में कुछ शख्सियत आती हैं, मौलाना मदनी साहब आए, उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान खुश नहीं है, देश का मुसलमान नाखुश है इस सरकार से। आप इस सरकार के मुस्लिम चेहरे रहे हैं। आज की तारीख में अब जो नई राज्यसभा दिख रही है उसमें बीजेपी का कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं बचा है संसद में। इसको आप कैसे देखते हैं? टिकट का टोकनिज्म जो है वो आज से तो नहीं है। जब से आज़ादी के बाद संसद और विधानसभाएं बनी हैं,
तो भर भर करके पॉलिटिकल पार्टीज़ ने टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी रही या उसके बाद जो और पॉलिटिकल पार्टीज़ रही। ये सारा कुछ टिकट का टोकनिज्म होने के बाद भी जो मुसलमानों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण होना चाहिए वो क्यों नहीं हुआ? कि विकास तभी होगा जब शांति होगी, सौहार्द होगा। इसको बिगाड़ने का काम कुछ लोग शुरू से करते रहे और मुझे अफसोस की बात है कि जो लोग सेकुलरिज्म का सूरमा बन रहे थे वो सेकुलरिज्म का सूरमा बनते बनते कम्युनलिज्म का चूरमा बन गए वो, और वो कम्युनल पूरा एजेंडा लेकर के घूमते रहे और कैसे मोदी बैशिंग की उनकी सनक भारत बैशिंग की साजिश का रूप ले गई। और आज आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है वही इसी का परिणाम है। तो मुख्तार अब्बास नकवी जी ये बोल रहे हैं, देश के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे, कि देश का मुसलमान बहुत खुश है इस टाइम में, उनको कोई तकलीफ नहीं है। आप हमें बताइए ना क्या तकलीफ है? फिर मैं बता मौलाना का छोड़िए, मौलानाओं का तो अपना काम है बोलना। इस मुल्क में 3 लाख मस्जिदें हैं, मैं वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड से बता रहा हूँ, 3 लाख। ज़रा इस्लामिक कंट्रीज़ में देख ली 3 लाख, और उतने ही और धार्मिक स्थल हैं, चाहे दरगाहें हों, चाहे और धार्मिक ईदगाहें हों, ये वो सब मिला के 6 लाख के लगभग। अब लोग क्या समझते हैं कि साहब ये जो 2-3 वो उस टाइम के कुछ जो आक्रमणकारियों ने कुछ धार्मिक स्थलों को जो है वो नुकसान पहुंचाया था, बस वही है ये। ऐसा नहीं है, और वो सब सुरक्षित है, लोग उसमें अपनी इबादत भी कर रहे हैं, जो भी अपना काम है वो कर रहे हैं, स्वतंत्रता से कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस देश में मस्जिदों की कमी है? नहीं है ना, आप ही ने कहा लाखों की संख्या में है। फिर ताजमहल पे कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी की जाती है? फिर कुतुब मीनार पे जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जिन पे हिंदुस्तान की पहचान बनी हुई है, उनको कहा जा रहा है कि भाई इनको धराशायी करो, एक किसी के नीचे किसी का मंदिर है, किसी के नीचे किसी का मंदिर। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ आपको ज्ञानवापी की बात करता हूँ। मैं मैटर कोर्ट में है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन कभी मैं सारनाथ में, मैं उस वक्त शायद 18-19 साल का था, तो एक वहाँ पे सारनाथ में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, छात्र युवा कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं सारनाथ गया, फिर सारनाथ के बाद आया तो मैंने कहा कि थोड़ा सा हमारे दोस्त वगैरह थे, उनका कि तरह घूमते। मैं जब वहाँ गया तो मैंने जिस तरह का वो देखा वहाँ पे, मैं उसी समय मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा यार ये तो बहुत अन्याय हुआ होगा। मैं उसको डिटेल इसलिए कि कोर्ट में मैटर है। तो जो औरंगज़ेब का क्रिमिनल करतूत है, कम्युनल करतूत है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और औरंगज़ेब हिंदुस्तान के मुसलमानों का आदर्श नहीं हो सकता, और उसकी क्रिमिनल करतूत को हम क्यों जस्टिफाई करें भाई? हमने कोई गुनाह तो किया नहीं है, उसने गुनाह किया था, उस गुनाह की गठरी को हम क्यों अपने ऊपर लेके घूमें? और हिंदुस्तानी जो ये उलेमा हैं उनको भी ये बात समझना चाहिए कि उसके गुनाहों की गठरी को लेके तुम क्यों घूम रहे हो? तो क्रिमिनल करतूत, कम्युनल करतूत, वो तस्वीरें हमारे सामने हैं नकवी जी, जो ज्ञानवापी का सर्वे हुआ। मान लूँ मैं कि आप भी मान रहे हैं कि वो शिवलिंग है, फव्वारा नहीं? मैं कुछ नहीं मान रहा हूँ, वो तो कोर्ट जो मानना होगा मानेगा। क्रिमिनल करतूत तक कह दिया नहीं, वो क्रिमिनल करतूत तो इतिहास की हकीकत है। देखिए इतिहास की हकीकत पे आप पर्दा नहीं डाल सकते। जो हकीकत है उसको आपको ईमानदारी के साथ स्वीकार करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि सारी मस्जिदें जो हैं वो ऐसी ही हैं, सारी मस्जिदों में आप खुदाई कर लो, बिल्कुल गलत है वो भी। हाँ। तो इसका मतलब ताजमहल की मांग जो उठ रही है वो गलत उठ रही है, नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि एसआई ने भी कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ख़त्म करिए इस चीज़ को। देखिए मुझे क्या लगता है कि कभी कभी जो है वो शौक़ में भी इस तरह के लोग खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी बातें करने के लिए। मैं उसमें जाता नहीं है, और इस तरह की कुछ मांगें ऐसी होती हैं जो नॉन सीरियस होती है, उसको जो है वो इग्नोर करना चाहिए। कुतुब मीनार एक्सेप्ट नहीं करते लोग, कुछ मैं नामों पर नहीं, कुतुब मीनार को भी इग्नोर करना चाहिए। मैंने कहा इस तरह की कुछ मांगें लोग करने खड़े होते हैं जिसमें किसी तरह का तथ्य नहीं होता, तर्क नहीं होता, इसे इग्नोर करना चाहिए। यही बात सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने भी कही कि भाई हर जगह आप हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, और उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का मामला अलग है। आप मानते हैं कि ज्ञानवापी और मथुरा इनको छोड़ के बाकी मामलों पे अब बहस नहीं होनी चाहिए, ये दो चीज़ों पे चर्चा हो और सहमति बने तो सौंप दी जाए। सबसे बड़ा विवाद इस देश में
बाबरी मस्जिद का था, ठीक है ना। और बाबरी मस्जिद का विवाद जो है वो सैकड़ों साल से चल रहा था और उसका समाधान इसी समय हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करने वाला था तो मेरे घर पे ही तमाम देश भर के लगभग 100-150 जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में थे, धार्मिक जो धर्मगुरु थे, सभी लोग, मदनी साहब का नाम लिया वो भी थे, सभी लोग थे। और सबके साथ प्रधानमंत्री जी ने एक ही कहा कि किसी तरह से जो भी फैसला आए 4 दिन बाद, जीत का जश्न नहीं होना चाहिए और हार का हाहाकार नहीं होना चाहिए। उस समय तमाम उलमाओं ने भी उस समय ये कहा, और लोगों ने तो नहीं कहा कि साहब ठीक है सरकार की बात तो छोड़िए, आपकी जो है वो आरएसएस के लोग इस बात को नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मीटिंग में हम आरएसएस के, तो कृष्ण गोपाल जी भी उस मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट की थी, वो भी थे, रामलाल जी भी थे, और सब ने एक ही कहा कि देखो भैया जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जीत का जश्न नहीं होना है और हार का हाहाकार नहीं बनना। इतना बड़ा फैसला सर्वसम्मति से जो आया, आपने देखा देश के किसी हिस्से में चू भी हुई, सब ने शांति के साथ माना। ये सब कुछ लोगों की बेचैनी का कारण है जो आप देख रहे हैं आज। काशी और मथुरा, क्या ये एजेंडे में है आज भी? इस पर चाहिए समाधान? कोर्ट में मैटर है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि किसी विदेशी आक्रमणकारी की गुनाहों की गठरी मेरे ऊपर मत डालो भैया। 1991 का एक्ट बाधा बना हुआ है, बहुत से लोग मान रहे हैं, उसको वर्शिप एक्ट को हटाने की बात भी कर रहे हैं। आप सांसद हैं, आपसे रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उसको रिपील करने का वक्त है, उस पर रिकंसीडर करने का वक्त है? रिपील करने का कोई विषय तो आया नहीं है, लेकिन जब कभी कभी ये लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट में ये एक्ट बना हुआ है और इस एक्ट में जो है वो, अब इस एक्ट में तो कोई, ये तो पत्थर की लकीर हो गई। भाई हमारा देश ओपन डेमोक्रेसी है, तो ऐसा नहीं है कि वक्त की ज़रूरतों के हिसाब से, देश के हितों के हिसाब से संसद कानून बनाती भी है, कानून में संशोधन भी करती है और कानून को ख़त्म भी करती है। आप संशोधन और ख़त्म कह के इशारा कर रहे हैं कि मैं ये कोई इशारा नहीं कर रहा हूं। सोचा जा सकता है। नहीं, मैं तो एक ब्रॉडर वो कह रहा हूँ कि आपने कहा कि जो कानून मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है? क्योंकि आप खुद मुसलमान हैं और हिंदुओं को भी अच्छे से जानते हैं, मुसलमानों को भी अच्छे से जानते हैं, अपनी पार्टी को भी जानते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों जानना चाहता है कि भाजपा के मुसलमानों के लेकर के हमारी बीजेपी की नीति शुरू से एक रही है, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, सम्मान के साथ विकास, बिना तुष्टीकरण सशक्तिकरण। और इस नीति का नतीजा और इस नीति का प्रभाव ये है कि इस देश में जब मोदी जी आए थे तो उस वक्त केंद्र सरकार की नौकरियों में 4% अल्पसंख्यक थे। आज कितने हैं? 10.5-11% अल्पसंख्यक केंद्र सरकार की नौकरियों में हैं। जब मोदी जी आए थे, और ये सच्चर कमेटी उटी कहती रहती है, तो उस समय जो है उस सिविल सर्विसेज में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी कभी 10, कभी 5, कभी 6, कभी 8। मोदी जी ने आके कुछ नहीं किया, उन्होंने काबिलियत की कद्र की और जो किसी की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दिया, उस जो उनके कैपेबिलिटी थी। और यही हमारी पॉलिसी है, हम अपीजमेंट के पक्ष में नहीं है लेकिन एम्पावरमेंट के पक्ष में। एम्पावरमेंट किया, नो डाउट, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर क्या सत्ता में भागीदारी को लेकर बीजेपी को आपत्ति है कि मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी नहीं मिलनी? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। आप टिकट देते नहीं है, इंपॉर्टेंट पोजीशंस देते नहीं है, आप शायद यही पूछने वाले थे। मेरा प्रश्न भी यही था कि विकास के मामले में तो मोदी जी पर कोई सवाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं, लेकिन क्या सत्ता में हिस्सेदारी मुसलमानों को भाजपा नहीं देना चाहती? अच्छा, आप ये बताइए ना, मैंने एक बार शुरू में आपसे कहा था जो टिकट का टोकनिज्म था, तो वो गिनती होती थी कि हमने इतने 120 मुसलमानों को टिकट दे दिया सब देश भर में, कांग्रेस ने इतना दे दिया। उसके बाद फिर आप क्यों कह रहे हो कि सच्चर कमेटी जो बनाई है आपने, वो क्यों कह रही है कि मुसलमान अशिक्षित है, बेरोज़गार है, उसकी जो है वो विकास से की धारा से बिल्कुल कटा हुआ है? क्यों कह रहे हो? सत्ता में भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि केवल जो है वो आप असेंबली और पार्लियामेंट में खड़े हो गए। जो मैंने आपको कहा कि व्यवस्था में भागीदारी, और मोदी जी ने व्यवस्था में भागीदारी कराई है। ऐसा क्यों होता है कि कोई मुसलमान जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो अपने समाज से राजनीतिक रूप से कट जाता है? मुस्लिम समाज उसको एक मुसलमान के तौर पर देखने को तैयार ही नहीं होता है।
देखिए, एक जो आपकी बात है मैं उससे 100% सहमत हूँ। मैं आपसे कोई बहुत ही हिपोक्रेटिक जवाब दूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों में बीजेपी को लेकर के जो दूरियां हैं वो बीजेपी ने पैदा नहीं की। पहली बात तो इसको लोगों को दिमाग से निकालना चाहिए। बीजेपी का जब 80 में गठन हुआ, उससे लेकर के अबुल कलाम छागला साहब से लेकर के अगर आप देखें तो लगातार बीजेपी की ये कोशिश रही कि समाज के सभी वर्गों के साथ साथ मुस्लिम समाज भी बीजेपी के साथ जुड़े। 91 में मैं पहला चुनाव लड़ा मऊ से, तो वहाँ पर बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं मिलता था। मुझे खुशी है कि समाज के सभी वर्गों के साथ बीजेपी को भी वोट मिला। 13 वोट से मैं हार गया। बाद में चुनाव लड़ा भी, जीता भी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर से तो बहुत एक्सेप्टेबल हूँ। लोगों की परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई दवा करनी है, लेकिन जहाँ राजनीतिक बीजेपी वाले नकवी हुए वहाँ पे थोड़ा सा हिल जाता है। ये पंकज जी है, ये यूपी जानते हैं क्यों होता है ऐसा। अब ये तो ऊपर वाला जाने तो प्रदीप जी पूछ रहे क्यों होता है ऐसा? मैं तो ये चाहता हूँ ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। मैं बताऊं, आप सबका साथ, देखिए, सबका विकास, सबके प्रयास की बात करती रही पार्टी आपकी, लेकिन साथ साथ 80-20 भी करती रही पार्टी। जब तक पार्टी 100-0 नहीं करेगी ना, तब तक शायद ये कंफ्यूजन ना रहे। बीजेपी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक राष्ट्रवादी पार्टी है और इस मुल्क की हकीकत है। इस हकीकत को आप आंख बंद करके स्वीकार करना चाहो, आंख बंद करके स्वीकार करो, आंख खोल के स्वीकार करना चाहो, आंख खोल के स्वीकार करो। अभी कानपुर हुआ, जहांगीरपुरी हुआ, दिल्ली में शाहदरा में क्या हुआ, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो उसी कैटेगरी में आती है जिसको कम्युनल राइट्स कहते हैं, सांप्रदायिक हिंसा कहते हैं। आप दंगा मत कहिए, पर हिंसा तो है ना वो। देखिए, ये अगर क्राइम हुआ है कहीं तो क्राइम रोका जाना चाहिए, उसको जो है छूट नहीं देनी चाहिए। और क्राइम हुआ है तो हम 4 महीने, 8 महीने, 1 साल नहीं, मैं आपको इसीलिए इतिहास देख लीजिए, 1-1 साल, 1.5 साल चल रहे हैं, चलते रहे हैं। और यहाँ 24 घंटे, 25 घंटे, 2 दिनों में कंट्रोल हो रहा है, चाहे वो क्राइम हो, चाहे कम्युनल दंगा हो, कुछ भी हो, जो लोग भी कर रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान उसमें मत देखिए। नकवी जी, आपने कहा कि ये देश जो है संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता है। आप जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन समय समय में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बहुत सारे मंचों से कहते सुनाई पड़ते हैं कि अब इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की ज़रूरत है। जबकि बहुत सारे उलेमा, मुस्लिम संगठन, उनके धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु ये कहते नज़र आते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो हमारी शरीयत के साथ खिलवाड़ होगा, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करें। आप चूँकि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, क्या आपको लगता है, मुस्लिम चेहरा भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने की ज़रूरत है ताकि इस देश के हर वर्ग को एक कानून के तहत देखो, एक बात समझो आप, मौका मिले? हम अपने संवैधानिक अधिकारों की बात बहुत करते हैं, संवैधानिक कर्तव्यों की बात भूल जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक संवैधानिक कर्तव्य हमारे लिए है, दिशा निर्देश है। जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस संविधान को बनाया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया, मौलाना हसरत महानी ने बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने हमें दिशा निर्देश भी दिए हैं। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का कतई अर्थ नहीं है कि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों का पर जो है वो कोई हमला होने जा रहा है। आपके धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकार वो अपनी जगह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मुझे अच्छा है कि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं और उसमें कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम बहस और चर्चा शुरू हुई है। और मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम के आखिर में आ गए मुख्तार भाई। आखिर में एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। 2 विकल्प होंगे, आपको एक चुनना पड़ेगा। बड़े आसान से सवाल होते हैं, आप जैसे मंजे हुए राजनेता के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा पहला सवाल बहुत सीधा सा है और इसी बातचीत से सवाल निकलते हैं। काशी और मथुरा, क्या ये दे देने चाहिए हिंदुओं को? देखिए, मुझे लगता है कोर्ट पे जो भी ये मैटर कोर्ट में है, इसको लोगों को कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए और सभी लोगों को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। तो कोर्ट का फैसला या आपसी बातचीत? आपसी बातचीत हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन उसमें बहुत देर हो गई है क्योंकि अब कोर्ट में मैटर चला गया है।
देश के लिए नकवी जी की नज़र में ज़्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? मैं दोनों को दुश्मन नहीं मानता। न राहुल गांधी को मैं दुश्मन मानता हूँ और ना केजरीवाल साहब को दुश्मन मानता हूँ। वो अगर किसी के दुश्मन है तो खुद अपनी पार्टी के दुश्मन है राहुल जी, क्योंकि जिस तरह से वो आज तक उनकी पार्टी जो है वो मैं आज तो बहुत ताज्जुब से देख रहा था कि आज तक मैंने देखा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्याग्रह देखा था। भ्रष्टाचार के पक्ष में सत्याग्रह कोई पार्टी करने लगे और कहने लगे कि हमारे ऊपर जो भ्रष्टाचार का केस लगा हम सत्याग्रह करेंगे उसके लिए। तो अब ये करप्शन की क्रांति है, पहली बार देखी हमने। आपका फेवरेट कवि कौन है? का किसको पढ़ते हैं आप? मैं बहुत लोगों को पढ़ता हूँ। 7 जुलाई के बाद मुख्तार अब्बास नकवी चुनावी राजनीति का हिस्सा रहेंगे या रिटायरमेंट ले लेंगे? देखिए, पहली बात तो ये तो पार्टी तय करेगी, प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, लेकिन मैं एक्टिव रहूँगा, ये आपको मैं बता सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आने वाला वक्त आपके लिए और भी सुखी हो और आप स्वस्थ रहें। तो इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस एपिसोड में हमको दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ABP न्यूज़। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।